1947। यह सिर्फ एक साल नहीं था, यह एक ऐसा मोड़ था जहां इतिहास, राजनीति, समाज और इंसानियत सब एक साथ टकरा गए। भारत का विभाजन कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था। ये दशकों से बन रही परिस्थितियों, नीतियों, डर, असहमति और जल्दबाजी का परिणाम था। इस कहानी को समझने के लिए हमें पीछे जाना होगा, बहुत पीछे। 18वीं सदी के अंत और 19वीं सदी की शुरुआत में भारत धीरे धीरे अंग्रेजों के नियंत्रण में आ चुका था। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के बाद 1857 की क्रांति ने सब कुछ बदल दिया। 1857 का विद्रोह, जिसे कुछ इतिहासकार पहला स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं, एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इस विद्रोह में हिंदू और मुस्लिम दोनों ने मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। यही वह क्षण था जब अंग्रेजों ने यह समझ लिया कि अगर भारतीय एकजुट रहे तो उनका शासन लंबे समय तक नहीं चल सकता। 1858 के बाद भारत सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन आ गया और यहीं से अंग्रेजों की नीतियां और व्यवस्थित हो गईं। उन्होंने प्रशासनिक सुधार किए, रेलवे, डाक व्यवस्था और कानून बनाए, लेकिन साथ ही उन्होंने एक और चीज को बढ़ावा दिया, समाज में विभाजन। धर्म, जाति और समुदाय के आधार पर लोगों को अलग अलग पहचान दी जाने लगी। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ। आधिकारिक कारण था प्रशासन को आसान बनाना, लेकिन वास्तविकता ये थी कि ये एक राजनीतिक कदम था, हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच दूरी बढ़ाने का। इस निर्णय का व्यापक विरोध हुआ, स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ और अंततः 1911 में बंगाल का पुनः एकीकरण कर दिया गया। लेकिन तब तक एक बीज बोया जा चुका था। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। इसका उद्देश्य था ब्रिटिश भारत में मुस्लिमों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करना। दूसरी ओर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पहले से ही मौजूद थी, जो एक व्यापक राष्ट्रीय आंदोलन का प्रतिनिधित्व कर रही थी। 1909 के मार्ले मिंटो सुधारों ने एक नया अध्याय जोड़ा, सेपरेट इलेक्टोरेट्स। इसका मतलब था कि मुस्लिम मतदाता सिर्फ मुस्लिम उम्मीदवारों को वोट देंगे। ये एक ऐसा कदम था जिसने राजनीति को धार्मिक आधार पर विभाजित कर दिया। 1930 के दशक में अलग राष्ट्र की मांग स्पष्ट रूप से सामने आने लगी। 1930 में अल्लामा इकबाल ने मुस्लिमों के लिए एक अलग राज्य की कल्पना प्रस्तुत की। 1933 में चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया। 1940 में लाहौर प्रस्ताव आया, जिसमें मुस्लिम लीग ने औपचारिक रूप से अलग राष्ट्र की मांग की। ये मांग अब एक राजनीतिक वास्तविकता बन चुकी थी। इसी समय एक और महत्वपूर्ण आवाज थी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। अंबेडकर ने भारतीय समाज की गहरी असमानताओं को उजागर किया। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि दलितों को सामाजिक और राजनीतिक अधिकारों की आवश्यकता है। 1932 में उन्होंने अलग निर्वाचक मंडल की मांग की, ताकि दलित समुदाय को स्वतंत्र राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिल सके। लेकिन महात्मा गांधी ने इसका विरोध किया, क्योंकि उन्हें डर था कि इससे समाज और विभाजित हो जाएगा। आखिरकार पूना पैक्ट हुआ। इस समझौते के तहत अलग निर्वाचक मंडल की बजाय आरक्षण प्रणाली को अपनाया गया। यह समझना महत्वपूर्ण है कि अंबेडकर ने अलग देश की मांग नहीं की थी, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि यदि समाज के भीतर समानता नहीं होगी तो एकता कमजोर रहेगी। 1940 के दशक में द्वितीय विश्व युद्ध ने ब्रिटेन को कमजोर कर दिया। भारत में स्वतंत्रता की मांग तेज हो गई। 1942 का क्विट इंडिया मूवमेंट और 1946 का नौसेना विद्रोह ने यह स्पष्ट कर दिया कि अंग्रेजों का शासन अब ज्यादा समय तक नहीं चल सकता। लेकिन इसी समय हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच तनाव बढ़ता जा रहा था। 16 अगस्त 1946 डायरेक्ट एक्शन डे, मुस्लिम लीग ने
इस दिन को अपने राजनीतिक अधिकारों के समर्थन में मनाने का आह्वान किया। कोलकाता में भयंकर दंगे भड़क उठे। 4 दिनों तक हिंसा चलती रही। हजारों लोग मारे गए। इसके बाद नोआखाली, बिहार, पंजाब, देश के कई हिस्सों में दंगे फैल गए। यह सच है कि स्थिति नियंत्रण से बाहर जा रही है। 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन भारत के अंतिम वायसराय बनकर आए। उन्हें एक ही काम दिया गया था, भारत को जल्दी से जल्दी स्वतंत्र करना। मूल योजना जून 1948 तक की थी, लेकिन माउंटबेटन ने इसे आगे बढ़ाकर अगस्त 1947 कर दिया। यहीं से सबसे बड़ी जल्दबाजी शुरू हुई। 3 जून 1947 माउंटबेटन योजना की घोषणा हुई। इसके अनुसार भारत का विभाजन होगा, भारत और पाकिस्तान के रूप में। लेकिन सबसे जटिल सवाल था, सीमा कहाँ होगी। इसके लिए नियुक्त किया गया सर सिरिल रेडक्लिफ को, एक ऐसा व्यक्ति जिसने कभी भारत का दौरा तक नहीं किया था। उन्हें केवल 5 हफ्तों में सीमा तय करनी थी। रेडक्लिफ ने जनसंख्या, धर्म, प्रशासनिक सीमाओं और कुछ हद तक आर्थिक कारकों के आधार पर सीमा रेखा खींची। लेकिन यह प्रक्रिया इतनी जल्दी और अपूर्ण जानकारी के साथ हुई कि कई गांव, शहर और परिवार एक ही झटके में 2 देशों में बंट गए। 17 अगस्त 1947 को रेडक्लिफ लाइन की घोषणा हुई, आजादी के 2 दिन बाद। इस बीच लोगों को यह तक नहीं पता था कि उनका घर किस देश में जाएगा। फिर शुरू हुआ इतिहास का सबसे बड़ा जनस्थानांतरण। लगभग 1.4 करोड़ लोग अपना घर, जमीन और पहचान छोड़कर नई सीमाओं के पार जाने लगे। पंजाब और बंगाल सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। हिंदू और सिख भारत की ओर, मुस्लिम पाकिस्तान की ओर। लेकिन यह यात्रा सुरक्षित नहीं थी। काफिले लूटे गए, ट्रेनों पर हमले हुए, गांव के गांव जला दिए गए। ट्रेन ऑफ डेथ, यह शब्द इतिहास में दर्ज हो गया। ऐसी ट्रेनें जो एक देश से चलीं, लेकिन दूसरे देश में पहुंचते पहुंचते उनमें कोई जीवित नहीं बचता था। यह केवल एक दिशा में नहीं था, दोनों ओर से ऐसी घटनाएं हुई। यह हिंसा योजनाबद्ध कम और उन्माद अधिक थी। अफवाहें, बदले की भावना और प्रशासनिक विफलता, इन सब ने मिलकर स्थिति को भयावह बना दिया। अनुमान है कि लगभग 10 लाख लोग मारे गए। महिलाओं के साथ अत्याचार हुए, बच्चे अनाथ हो गए, परिवार हमेशा के लिए बिछड़ गए। इस दौरान महात्मा गांधी ने शांति स्थापित करने की पूरी कोशिश की। वह नोआखाली, बिहार और दिल्ली में जाकर हिंसा रोकने का प्रयास करते रहे। उन्होंने उपवास किया, लोगों से अपील की, लेकिन हालात इतने बिगड़ चुके थे कि उनकी आवाज हर जगह नहीं पहुंच पाई। दूसरी ओर नेहरू और जिन्ना दोनों अपने अपने राष्ट्रों के निर्माण में व्यस्त थे। 14 अगस्त 1947 पाकिस्तान स्वतंत्र हुआ। 15 अगस्त 1947 भारत स्वतंत्र हुआ। 2 नए देश बने, लेकिन एक साझा इतिहास खून और दर्द से भर गया। विभाजन के पीछे कारण जटिल थे। ब्रिटिश नीति, जिसने वर्षों तक विभाजन को बढ़ावा दिया। धार्मिक राजनीति, जिसने पहचान को टकराव में बदल दिया। नेतृत्व की असहमति, जिसने समाधान को कठिन बना दिया। और अंततः जल्दबाजी, जिसने त्रासदी को जन्म दिया। आज भारत और पाकिस्तान अलग देश है, लेकिन 1947 की घटनाएं आज भी दोनों देशों की राजनीति, समाज और संबंधों को प्रभावित करती है।